वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हम क्यों पढ़ें, क्यों जानना ज़रूरी है? बहुत ही आसान सा जवाब है कि हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से अधिकार है जो हमें सरकार से सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार या कोई भी अदर प्राइवेट बंदा, इंसान हमारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, इसलिए हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था इंडिया के यूनियन के बारे में, कौन कौन से एरियाज़ लाई करते हैं इसके अंदर, और किसी भी स्टेट को या उसकी बाउंड्री को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा लॉ है, कौन सा आर्टिकल है, आप मुझे बताइए। आर्टिकल 3 है या आर्टिकल 4? उसके बाद हमने पढ़ा था सिटीजनशिप पार्ट 2 में, और उसके जो लॉज हैं, आर्टिकल्स हैं, किस लॉ या किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसमें चेंजमेंट की जा सकती है। आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 11 के बारे में। तो पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। हालांकि 12 और 13 जो है वो डेफिनेशन ही देते हैं, मेन शुरू होता है 14 से, तो आप याद कर लीजिए 14 से लेके 35 तक। तो आर्टिकल 12 है डेफिनेशन। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक बात और, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ओके, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया। लेकिन एक बात और ध्यान दें, पूरी डिटेल में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, ये सब हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। वहाँ से लिया ज़रूर गया है लेकिन डिफ़ाइन इंडिया में किया गया है। और लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन से लॉज हैं जो हमको इसने दिए हैं और कौन कौन से रोके जाते हैं, यह है आर्टिकल 13 में। जैसा मैंने बताया था, आर्टिकल 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। टोटल 6 राइट्स हैं। इस वीडियो में मैं कुछ करूँगा और अगले वीडियो में आधे आएंगे। तो पहला है आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। ओके, तो इक्वलिटी जैसा शब्द है, इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक समानता का अधिकार देता है, हम सबको बराबर देता है, कहता है। ओके, तो आर्टिकल 14 सबसे पहले कहता है कि हम सब बराबर हैं लॉ के सामने। मतलब भारत का जो जुडिशरी है, भारत में जो भी सिस्टम चलेगी, स्टेट्स के सामने हम बराबर हैं। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, ना ऊंचा कोई, ना ही कोई नीचा। ओके, मतलब ये भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए स्टेट के लिए। ओके, और स्टेट क्या है इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। ओके, आर्टिकल 15, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो आर्टिकल 15 जो है ये हमें जात पात, जेंडर या फिर किसी के जन्म के प्लेस के हिसाब से भेदभाव करने से रोकता है। ओके, आर्टिकल 16 इंटेल्स विद द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनमें इक्वलिटी के लिए ये आर्टिकल है। ओके, हालांकि कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं आर्टिकल 16 में ही जो स्पेशल राइट्स देते हैं उनको जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। ओके, देखिए हर एक फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर फंडामेंटल राइट आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हर में है। तो जो जो मेन है मैं वो बताता जाऊँगा आपको। ओके, आर्टिकल 17 डील्स विद द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत इल्लीगल है। हालांकि अब डायरेक्टली आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने लिख दिया और छुआछूत ख़त्म हो जाएगा, अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है नहीं।
तो उसके लिए क्या होता है कि आर्टिकल 17 को ही बेस बनाकर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए जाते हैं। ओके, जो पार्लियामेंट है बहुत सारे लॉज पारित करती है। ओके, तो उससे जाके हम लोग उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, अब थोड़ा बहुत क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सोसाइटी है तो सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होती है, एकदम से नहीं हो सकती है। आर्टिकल 18 इट डील्स विद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अब टाइटल्स क्या है, पहली बात तो जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स नाइटहुड, बहुत सारे नाइटहुड टाइप बहुत सारे टाइटल्स दे देते थे लोगों को, ताकि वो अलग से उनकी पहचान हो सके। ओके, कि ये लोग वफादार हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये सारे के सारे जो टाइटल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। अब आता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, आज़ादी, किस किस चीज़ की? आर्टिकल 19 से 22 के बारे में इसके बारे में बताया गया है। ओके, आर्टिकल 19 इट गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम। ठीक, 6 फ्रीडम देते हैं। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom to assemble peacefully and without arms, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to choose any profession and business। तो ये 6 जो फ्रीडम है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है, पब्लिकली आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना कि हर फ्रीडम हर फंडामेंटल राइट जो है उसके साथ साथ उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं, रोका भी गया है कहाँ कि आपको क्या नहीं बोलना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ एब्यूज़ नहीं कर सकते, या फिर किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, ऐसे स्पीच आप नहीं दे सकते। ओके, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांति से आप इकट्ठा होइए और आराम से अपनी बात कहिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़। ओके, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, अगर आपकी बात आप सिंगल हैं और आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा तो आप यूनियन बनाइए, संगठन है, जैसे लेबर और यूनियन हो गया, जैसे बैंक यूनियन हो गया, बैंक एम्प्लॉयर यूनियन। ओके, सॉरी। तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी भी कोने में। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से में आपका डोमिसाइल है तो उत्तर प्रदेश में ही घूमेंगे, आप देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं क्योंकि आप इंडिया के सिटीज़न हैं। हालांकि इसमें भी एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप प्रोहिबिशन एरियाज़ में नहीं घूम सकते जो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से है, जैसे कि आप कहीं पर भी किसी आर्मी के कैंप में नहीं घुस सकते, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जहाँ पे सिविलियन को जाना मना है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ओके, फ्रीडम टू चूज़ एनी प्रोफेशन एंड बिजनेस, हर इंसान के पास आज़ादी है कि वो जो चाहे अपना प्रोफेशन चुन सकता है, उसकी मर्ज़ी है। ओके, आर्टिकल 20 इट गिव्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, हमने तो फिल्मों में भी बहुत सारे देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मान लो कोई किसी ने ऑफेंस कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो पुलिस जब चाहे उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है कि हाँ जब चाहे अरेस्ट कर लिया, जब चाहे जितना चाहे पूछताछ किया उससे, जब तक चाहे उसको जेल में रखा। ऐसा नहीं है, उसको पुलिस को भी एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, वारंट इशू करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। ओके, और उस इंसान के पास भी है अपने आप को बचाने का राइट। ओके, वो कोर्ट में जाके अपने लिए बेल भी करवा सकता है। आर्टिकल 21 इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी ऑफ बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ओके, आर्टिकल जो 21 है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमको राइट टू लाइफ देता है, जीने की आज़ादी। कोई भी आपसे आपका लाइफ नहीं छीन सकता, आपको ऐसे ही नहीं मार सकता। ओके, और ये जो राइट है आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों ही लोगों पे अप्लाई है, जो सिटीज़न है इंडिया का या सिटीज़न नहीं है इंडिया का, दोनों को ही मिलेगा। ओके, गवर्नमेंट इसको किसी भी तरीके से छीन नहीं सकती है। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 22 इट इंटेल्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट
arrest and detention in certain cases. This right is not available to an enemy, alien, or a person arrested or detained under the law providing preventive detentions. तो आर्टिकल 22 कहता है कि ये हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आर्टिकल है। ओके, इसमें ये बताया गया कि कोई भी किसी को भी पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो नेशनल इंटरेस्ट पे, मान लो देशद्रोह या किसी अदर ऑफेंस पे पकड़ा जाता है, तब उस पर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका लग जाती है, तब उस पर उसको जब चाहे डिटेंशन किया जा सकता है, जितने समय तक किया जा सकता है। ओके, उस पर कोई फिर कोर्ट नहीं उस पर रोक सकती है। फिर आर्टिकल 23 और 24 ये है राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कोई किसी का शोषण ना कर सके। ओके, आर्टिकल 22 कहता है कि इट इंटेल्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ इन ह्यूमन बीइंग एंड बॉन्डेड लेबर, यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, खरीदा या बेचा नहीं जा सकता इंसानों को, ठीक है, जैसा कि पहले होता था। ठीक, और यानी कि ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी को इलीगली इधर से उधर खरीदना बेचना, उसको लेबर बना के रखना, अपना स्लेव बना के रखना। और आर्टिकल 24 कहता है कि नो लेबर बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस। कोई भी लेबर जो जिसकी एज 14 से कम है, उसको आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते, आपके ऊपर केस हो जाएगा। और राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, इसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। किसी ने वायलेट किया इसको, तो सुप्रीम कोर्ट की गारंटी है कि ये हर सिटीज़न को प्रोवाइड कराई जाए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 फंडामेंटल राइट्स जो हैं समझ में आए, और अगले 3 जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।